प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरू बेंगलुरु एक्सप्रेस हाईवे को किया राष्ट्र को समर्पित। 10 लेन के इस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस राजमार्ग से दोनों शहरों के बीच की दूरी अब 3 घंटे के बजाय 75 मिनट में होगी पूरी। प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र और कर्नाटक में भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने राज्य को दी विकास की नई रफ्तार। एक दिन की कर्नाटक यात्रा पर पहुंचे प्रधानमंत्री का मंड्या में रोड शो के जरिए हुआ गर्मजोशी से स्वागत। दोपहर बाद प्रधानमंत्री हुबली में करेंगे कई जन कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद में सीआईएसएफ के 54वें वार्षिक स्थापना दिवस समारोह में हुए शामिल। कहा, सीआईएसएफ ने देश की आर्थिक प्रगति में दिया महत्वपूर्ण योगदान। अमित शाह केरल के त्रिशूर में एक रैली को भी करेंगे संबोधित। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण कल से होगा शुरू। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। बखमुत पर कब्जे को लेकर रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच घमासान युद्ध। यूक्रेनी सेना ने 24 घंटे के भीतर 500 से अधिक रूसी सैनिकों को मारने का किया दावा, तो वहीं रूस ने कहा यूक्रेन को हुआ भारी नुकसान। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अहमदाबाद में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच के चौथे दिन भारत की स्थिति मजबूत। भारत ने पहली पारी में 5 विकेट के नुकसान पर बनाए 488 रन। विराट कोहली ने जड़ा शतक। नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक को कई विकास परियोजनाओं का तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मांड्या में बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। इसमें एनएच 275 के बेंगलुरु निराघट्टा मैसूरू खंड को 6 लेन का बनाना शामिल है। 118 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण से जुड़ी इस परियोजना को लगभग 8,480 करोड़ रुपए की कुल लागत से विकसित किया गया है। इससे बेंगलुरु और मैसूरू के बीच यात्रा अवधि लगभग 3 घंटे से घटकर करीब 75 मिनट रह जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरू खुशहाल नगर 4 लेन की राजमार्ग की आधारशिला भी रखी। 92 किलोमीटर में फैली इस परियोजना को करीब 4,130 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में देश में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए हो रहे कामों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी विकास कार्य तेजी से हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि बजट में इसके लिए सरकार ने बड़े पैमाने पर प्रावधान किए हैं। आज देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है। आज भारतमाला और सागरमाला योजना से कर्नाटका बदल रहा है, देश बदल रहा है। जब दुनिया कोरोना की मुश्किलों से जूझ रही थी, तब भी भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर के बजट को कई गुना बढ़ाया है। इस वर्ष के बजट में तो रिकॉर्ड 10 लाख करोड़ रुपए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि वो देश के गरीबों के विकास और कल्याण के लिए काम करने में व्यस्त हैं, जबकि कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने का सपना देख रही है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि देश की करोड़ों माताओं बहनों का आशीर्वाद मोदी का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। कांग्रेस और उनके साथी क्या कर रहे हैं? कांग्रेस ने तो एक काम लिया है सर पे। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने का सपना देख रही है। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने में बिजी है और मोदी बेंगलुरु मैसूरू
एक्सप्रेस वे बनाने में बिजी है। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने में व्यस्त है और मोदी गरीब का जीवन आसान बनाने में व्यस्त है। मोदी की कब्र खोदने का सपना देख रहे कांग्रेसियों को पता नहीं है कि देश की करोड़ों माताओं, बहनों, बेटियां, देश के लोगों का आशीर्वाद मोदी का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर गरीबों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यूपीए काल में गरीब कल्याण के लिए खर्च होने वाला पैसा कांग्रेस के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। साल 2014 से पहले कांग्रेस की जो सरकार केंद्र में थी और मिलीजुली सरकार थी, भांति भांति लोगों के समर्थन से चल रही थी, उसने गरीब आदमी को, गरीब परिवारों को तबाह करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। जो पैसा गरीब के विकास के लिए था, उसका हजारों करोड़ रुपए कांग्रेस की सरकार ने लूट लिया था। कांग्रेस को कभी गरीब के दुख दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ा है। पीएम मोदी ने कहा कि किसानों के कल्याण के लिए भाजपा सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम किसान योजना के तहत किसानों को मिलने वाली रकम में कर्नाटक की डबल इंजन की सरकार ने अपनी तरफ से 4,000 रुपए बढ़ाकर दिया है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत कर्नाटका के किसानों के बैंक खातों में 12,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए हैं। यहां मंड्या के भी 2.25 लाख किसानों के बैंक खातों में 600 करोड़ रुपए केंद्र की भाजपा सरकार ने भेजे हैं। वैसे मैं भाजपा की कर्नाटक की सरकार का एक और बात के लिए भी प्रशंसा करूंगा। पीएम किसान सम्मान निधि में केंद्र सरकार जो 6,000 रुपया भेजती है, कर्नाटका सरकार उसमें 4,000 रुपया और जोड़ देती है। यानी डबल इंजन सरकार में किसानों को डबल लाभ हो रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजना से जुड़ी एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कर्नाटक के मांड्या पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए लोग सड़कों के दोनों तरफ भारी संख्या में खड़े हुए दिखाई दिए। हजारों लोगों की भीड़ मोदी मोदी के नारे लगाते हुए, फूल बरसाते हुए नजर आई। पीएम मोदी पर लोगों ने लगातार फूलों की वर्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों के इस प्रेम के लिए उनका आभार जताया। उन्होंने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद लोगों पर फूल भी बरसाए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंड्या में कलाकारों ने भी पारंपरिक ढंग से स्वागत किया। पीएम ने इन कलाकारों का अभिवादन किया। पारंपरिक वेशभूषाओं में सजे कलाकारों ने नृत्य के जरिए, ढोल मजीरे के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया। और आपको बता दें कि दांडी मार्च की आज 93वीं वर्षगांठ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके महात्मा गांधी और दांडी मार्च में शामिल सभी लोगों को याद किया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि मैं बापू और दांडी मार्च में शामिल सभी लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं। ये हमारे देश के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसे विभिन्न प्रकार के अन्याय के खिलाफ एक दृढ़ प्रयास के रूप में याद किया जाएगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें आप देखते रहिए टीटी न्यूज़। भारत के पहाड़ी इलाकों में जिस प्रकार तापमान बढ़ रहा है, गर्मी की बीमारी से बचने के लिए सावधानियां आवश्यक है। टीवी, रेडियो, अखबार और मोबाइल फोन पर गर्मी की चेतावनी का ध्यान रखें। अधिक पानी और प्राकृतिक तरल पिए। शराब, चाय, कॉफी और सॉफ्ट ड्रिंक्स टालें। काम ठंडे समय पर करें और दिन के सबसे गर्म समय 12 से 3 आराम करें। पशुओं को छाया वाली जगह में रखें और पर्याप्त पानी दें। केवल ताज़ा बना खाना खाएं। ताज़े फल और सब्जियां अधिक खाएं। गर्मी की बीमारी के लक्षण पहचानें। कमजोरी, चक्कर, जी मिचलाना, अत्याधिक पसीना, ऐंठन, भ्रम, तेज सांसें, बेहोशी। तबीयत खराब होने पर प्राथमिक चिकित्सा लें और 108 या अन्य एम्बुलेंस सेवा बुलाएं या अस्पताल जाएं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है। देखिए, चुटकी में पेमेंट चुका। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने? RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और चलिए कुछ अन्य खबरों का रुख करते हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तेलंगाना और केरल के दौरे पर हैं। अमित शाह आज सबसे पहले हैदराबाद में CISF के 54वें वार्षिक स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। गृह मंत्री ने परेड की सलामी ली। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने अपने कर्तव्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले CISF कैडेटों को पुलिस पदक, विशिष्ट सेवा पदक और जीवन रक्षा पदक से सम्मानित भी किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने CISF की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि देश की आर्थिक प्रगति में CISF का महत्वपूर्ण योगदान है। संपन्न गुजराती परिवार में हुआ। श्री गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में काफी सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति लागू रहेगी। 53 वर्षों का CISF का इतिहास अगर कोई बारीकी से देखे तो निर्विवाद रूप से कह सकता है कि देश के आर्थिक प्रगति में CISF का बहुत अहम योगदान है। क्योंकि कोई भी देश तभी प्रगति कर सकता है, तभी आगे बढ़ सकता है, अपने अर्थतंत्र को दुनिया के सभी अर्थतंत्रों में तेज गति से तभी बढ़ा सकता है जब इसकी औद्योगिक सुरक्षा, इसकी एयरपोर्ट्स की सुरक्षा, इसकी बंदरगाहों की सुरक्षा सुनिश्चित हो और वहां एक शांति का और सुरक्षा का माहौल बने। और हैदराबाद के बाद गृह मंत्री अमित शाह केरल का दौरा करेंगे। अमित शाह त्रिशूर में एक रैली को संबोधित करेंगे और श्री वडकुनाथन मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में 54वें CISF स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर CISF कैंप में बैफल रेंज अर्जुना का उद्घाटन किया।
और संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण कल से शुरू होगा। इस सत्र के दूसरे हिस्से में कुल 17 बैठकें होंगी और सत्र अगले महीने की 6 तारीख तक चलेगा। बजट सत्र के 1 महीने के लंबे अवकाश के बाद फिर से ये शुरू हो रहा है और इस दौरान संबंधित संसदीय स्थायी समितियों ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के अनुदान मांगों की जांच की। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के साथ शुरू हुआ था। बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक चला था और इस दौरान कुल 10 बैठकें आयोजित हुई थीं। भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत देश के अलग अलग हिस्सों में विभिन्न कार्य समूहों की अहम बैठकें लगातार जारी हैं और इसी कड़ी में असम के गुवाहाटी में SAI-20 यानी कि G20 सदस्य देशों के सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों की पहली बैठक 13 से 15 मार्च के बीच आयोजित की जाएगी। बैठक में ब्लू इकोनॉमी और रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे 2 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू इन दोनों ही विषयों पर बैठक में संकल्पना पत्र रखेंगे, जिस पर G20 के सदस्य देश अपने अपने अनुभव साझा करेंगे। ब्लू इकोनॉमी एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें समुद्री और ताज़ा पानी के संरक्षण, उनके सतत उपयोग को बढ़ावा देने, खाद्य और ऊर्जा का उत्पादन करने, आजीविका का समर्थन करने और आर्थिक उन्नति की विभिन्न नीतियां शामिल हैं। वहीं सरकारों, व्यवसायों और नागरिक समाज संगठनों में रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर जागरूकता पैदा करने के लिए भी G20 के सदस्य देशों के बीच विचार विमर्श किया जाएगा। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वार्षिक अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक आज से शुरू हो गई है। हरियाणा के पानीपत में बैठक का आयोजन किया जा रहा है। 14 मार्च तक आयोजित इस बैठक में संघ के कार्यों, विस्तार योजना, शिक्षा, वर्ग और समसामयिक मुद्दों से जुड़े मुद्दों की चर्चा की जा रही है। डॉक्टर मनमोहन वैद्य ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि इस बैठक में वार्षिक कार्यों पर चर्चा की जाती है। एक साल भर का लेखा जोखा होता है। संघ की शाखा की स्ट्रेंथ, संघ कार्य की स्ट्रेंथ हम लोग 4 पद्धति से मेजर करते हैं। एक, कितने स्थानों में संघ कार्य है, दैनिक शाखा चलती ऐसे कितने स्थान हैं, ये स्थानों में वृद्धि हो, यह प्रयास होता है। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में आयोजित एक कार्यक्रम में आज पूर्वोत्तर के कुख्यात उग्रवादी संगठन ईस्टर्न नगा नेशनल गवर्नमेंट के तोसा मुसांग सहित 15 सदस्यों ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू के सामने आत्मसमर्पण किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने हथियार डालने वाले ENNG के सदस्यों का मुख्य धारा में स्वागत किया और कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों को उग्रवाद मुक्त बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आज एक अहम सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के प्रयासों से ये कामयाबी हासिल हुई है। गौरतलब है कि वर्ष 2016 में गठित हुआ उग्रवादी संगठन ENNG अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों तिराप, चांगलांग और लॉन्गडिंग एवं नागालैंड में सक्रिय है। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने अदीस अबाबा से मुंबई पहुंचे 3 विदेशी नागरिकों से 3 किलो सोना जब्त किया है। कस्टम विभाग ने मुंबई एयरपोर्ट से 3 संदिग्ध विदेशी नागरिकों को रोककर तलाशी ली, जिसके दौरान उन्हें लाखों रुपये का सोना हाथ लगा, जिसकी कीमत लाखों रुपए में आंकी गई है। ये आरोपी सोने को अपने जूतों में छिपाकर ले जाने का प्रयास कर रहे थे। और मध्य प्रदेश के भोपाल में आज से 10 दिवसीय दिव्य कला मेले की शुरुआत हो रही है। 21 मार्च तक चलने वाले इस मेले में लगभग 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 150 दिव्यांग कारीगर, कलाकार और उद्यमी अपने अनूठे उत्पादों और कौशल का प्रदर्शन करेंगे। इस मेले में हस्तशिल्प, हथकरघा, कढ़ाई के काम और पैकेट बंद फूड जैसे उत्पादों का एक साथ अवलोकन भी किया जा सकेगा। मेले में दिव्यांग कलाकारों और जाने माने पेशेवर कलाकारों के प्रदर्शन 4 प्रदर्शन सहित तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। 21 मार्च तक चलने वाले इस मेले में लगभग 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 150 दिव्यांग कारीगर, कलाकार और उद्यमी अपने अनूठे उत्पादों और कौशल का प्रदर्शन करेंगे। इस मेले में दिव्यांग कलाकारों और जाने माने पेशेवर कलाकारों के प्रदर्शन सहित तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे।
यूक्रेन के बखमुत शहर में रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच घमासान युद्ध जारी है। यूक्रेनी सेना ने दावा किया है कि 24 घंटे के दौरान बखमुत शहर में 500 से अधिक रूसी सैनिकों को मार दिया गया है। वहीं रूसी सेना बखमुत शहर में कब्जा करने के लिए कई महीनों से संघर्ष कर रही है। दोनों देशों की तरफ से लगातार गोलीबारी और मिसाइल हमलों में बखमुत शहर खंडहर में बदल चुका है। और रूस ने एक बार फिर से यूक्रेन के खेरसॉन शहर पर हमला किया है। यूक्रेन में रूसी सेना की ओर से की गई ताज़ा गोलीबारी में दक्षिणी यूक्रेनी शहर खेरसॉन में 3 नागरिकों की मौत हुई है, जबकि एक बुजुर्ग महिला घायल हो गई है। एक बुजुर्ग महिला सहित 3 और लोग भी घायल हुए हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मॉस्को समर्थक इकाइयों द्वारा इस क्रूर आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि खेरसॉन शहर में रूस अपनी हार का बदला ले रहा है। गौरतलब है कि खेरसॉन पर यूक्रेनी सेना ने नवंबर में कब्जा कर लिया था। और दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक इंडोनेशिया का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फट गया, जिससे आसपास के गांव में धुआं और राख फैल गई। ज्वालामुखी के फट जाने से खनन गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। इसके अलावा पर्यटन और अन्य गतिविधियों को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। आपको बता दें कि इंडोनेशिया के मेरापी में 120 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं। साल 2010 में ज्वालामुखी विस्फोट होने से 347 लोग मारे गए थे। बात खेलों की करें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अहमदाबाद में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच के चौथे दिन भारत ने अपनी पहली पारी में ताज़ा समाचार मिलने तक 5 विकेट के नुकसान पर 519 रन बना लिए हैं। आज भारत ने अपने तीसरे दिन के स्कोर 3 विकेट पर 289 रन से आगे खेलना शुरू किया। विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ने पारी को आगे बढ़ाया और दोनों ने संभल कर बल्लेबाजी की। रविंद्र जडेजा 28 के स्कोर पर टॉड मर्फी की गेंद पर उस्मान ख्वाजा को कैच दे बैठे, जिसके बाद श्रीकर भरत के रूप में भारत का 5वां विकेट गिरा और विराट कोहली ने टेस्ट में अपना 28वां शतक पूरा कर लिया है। उन्होंने 241 गेंद में 5 चौकों की मदद से अपने 100 रन पूरे किए। भारतीय टीम 4 टेस्ट मैच की सीरीज में फिलहाल 2-1 से आगे है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का, प्रोग्रामों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।